प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है एक रोटी किसी भूखे को देना या नंगे पांव किसी अनजाने को अपनी चप्पल दे देना, क्या ये सब वाकई लौटता है? आज की दास्तान एक ऐसे गरीब दर्जी की है जिसने बिना नाम, बिना उम्मीद के सिर्फ नेकी की थी और बरसों बाद वही नेकी उसकी झोली में वो कुछ डाल गई जिसे सोचकर इंसान रो भी देता है और झुक भी जाता है। तो दिल थाम कर देखिए, नेकी कभी झाया नहीं होती। एक सच्ची कहानी, एक रूहानी सफर। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज के गांव में मिट्टी की दीवारों से बना एक साधारण सा घर था। उस घर में रहता था अब्दुल वहीद। उम्र कोई 55 बरस, बदन पर झुर्रियां, आंखों में पुरानी रोशनी की चिंगारी और लबों पर हमेशा एक खामोश मुस्कान। उसका पेशा दर्जी का था। पुराने सिलाई मशीन की घरघराहट में ही उसकी दुनिया बसती थी। वही मशीन जो उसके वालिद ने उसे बतौर विरासत दी थी और जिसके जरिए वहीद ने अपनी पूरी जिंदगी एक इज्जतदार फकीरी में गुजार दी। गांव में लोग उसे बेपनाह इज्जत देते थे, मगर वहीद खुद हमेशा गुर्बत के साए में रहा। न कोई शिकवा, न कोई फरियाद। अल्लाह की मर्जी में ही सुकून है, ये उसका यकीन था। हर रोज सुबह की नमाज के बाद वहीद अपने छोटे से बरामदे में बैठ जाता, जहां एक टीन का छप्पर उसके ऊपर से पानी टपकाता था और नीचे एक टूटी चारपाई पर पुराने कपड़े फैले होते। एक रोज की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदों में सर्दी का असर था और रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। वहीद उस दिन दुकान नहीं खोल सका, मगर फिर भी दरवाजा खोलकर बरामदे में बैठा रहा। तभी एक नौजवान लड़का कीचड़ से लथपथ हालत में कांपता हुआ उसके पास आ पहुंचा। उसने थरथराते लहजे में कहा, चचा, 2 वक्त से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो। वहीद ने बिना कुछ पूछे अपनी पुरानी गठरी में से आधी रोटी निकाली और एक मिट्टी के प्याले में ठंडा दूध डालकर उसके सामने रख दिया। बेटा, इसमें शायद जायका ना हो, मगर नियत पाक है, उसने मुस्कुराकर कहा। लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने चुपचाप खाना खाया और जाते वक्त बोला, आपकी ये नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगा चचा। अल्लाह आपको इसका सिला जरूर देगा। वहीद मुस्कुराया। बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। आज तू भूखा है, कल किसी को तू खिलाएगा। यही सिलसिला चले तो दुनिया में कोई भूखा ना रहे। वो लड़का चला गया, मगर वहीद को उसका नाम तक मालूम न हो सका। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक नई हवा चलने लगी। शहर से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। गांव की जमीन खरीदकर वहां स्कूल और क्लिनिक बनाए जाने थे। अफवाहें थीं कि एक बहुत बड़ा अमीर साहब खुद गांव आकर इस काम की निगरानी करेंगे। लोग उत्सुक थे, परेशान भी, कहीं जमीन छिन न जाए। एक दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हुआ। गांव के चौपाल पर एक नौजवान आदमी सफेद कुर्ते पायजामे में उतरा। उसके पीछे सिक्योरिटी और सरकारी अफसर थे, मगर उस नौजवान की नजर चारों ओर किसी को तलाश रही थी। अचानक उसने अपने ड्राइवर से पूछा, यहाँ कोई अब्दुल वहीद नाम के दर्जी रहते हैं? लोग हैरान रह गए। वहीद तो बस एक गरीब सा इंसान था, उसे किसी अमीर आदमी से क्या वास्ता। कुछ ही देर में वहीद को बुलवाया गया। वो अपनी सिली हुई झोली संभालते हुए आया, कपड़े से गर्द झाड़ते हुए। उसकी आंखें अब भी वही सादगी और सुकून की तस्वीर थीं। नौजवान ने उसे देखकर झुककर सलाम किया और कहा, चचा, आपको याद है वो दिन जब एक भूखा लड़का आपके दर पर आया था? वहीद चौंका, ध्यान लगाया, फिर उसकी आंखें भीग गईं। बेटा, तू वही है? जी चचा, आज मैं इस गांव में स्कूल और अस्पताल बनवा रहा हूँ, मगर सबसे पहले जो जमीन रजिस्ट्री होगी वो आपके नाम की होगी और जो पहला इंसान इस स्कूल में पढ़ाने आएगा वो आपके हाथों से चाय पिएगा। सन्नाटा छा गया। वहीद की आंखों से अश्क बह निकले। पूरे गांव ने देखा, वो नेकी जो किसी ने सुनी तक नहीं थी, आज हवा में ताली बनकर गूंज उठी। वहीद ने सिर्फ एक भूखे को खाना दिया था, मगर उसका सिला अल्लाह ने कुछ ऐसा अता किया जो हर गरीब के दिल को रोशन कर गया। गांव में कुछ भी छुपा नहीं रहता और जब बात इज्जत या जमीन की हो तो हवाएं भी कान लगाकर सुनती हैं। वहीद की नेकी का सिला देखकर जहां एक तरफ पूरे गांव में नरमी और मोहब्बत की लहर फैल गई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिल ऐसे भी थे
जिनमें हसद और खुदगर्जी की आग सुलगने लगी थी। रामविलास पटवारी, जो गांव के कागजात पर सालों से अपनी कलम का राज चला रहा था, उस दिन के बाद से बेचैन रहने लगा। वो समझ गया था कि अगर ये लड़का, जिसे अब सब शहर वाला मालिक कहने लगे थे, सीधे वहीद से राब्ता रखेगा तो उसकी पुरानी चलती हुई चालबाजियां अब नहीं चलेंगी। पटवारी हर हफ्ते गांव वालों की जमीनों में थोड़ा थोड़ा फेर बदल कर अपनी जेबें भरता रहा था। उसने देखा कि वहीद की जमीन अब कीमती हो गई है और अगर वो स्कूल या अस्पताल की जमीन बन गई तो उसका हाथ वहां से कट जाएगा। एक रात रामविलास ने गांव के 2 और लोगों को बुलाया, हरिराम बनिया और छेदीलाल यादव। दोनों ही गांव के रसूखदार मगर लालची लोग थे। तीनों ने मिलकर एक चाल सोची। देखो भाई, अगर वहीद की जमीन उसके नाम रह गई तो समझो सबके हाथ खाली। हमें उसे बेइज्जत करके गांव से बाहर करना होगा, फिर वो लड़का खुद ही किसी और से डील करेगा। पटवारी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मगर बेइज्जत कैसे करेंगे? वो तो नेक इंसान है, सब उसकी इज्जत करते हैं। हरिराम ने पूछा। इज्जत? हाँ, इज्जत तो मिट्टी में मिलाते देर नहीं लगती, छेदीलाल बोला। हम कहेंगे कि वहीद ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, झूठी गवाही देंगे, भीड़ जुटाएंगे और शहर वाले साहब के सामने इल्जाम लगा देंगे। बस सारा खेल पलट जाएगा। योजना बन चुकी थी। अगले दिन की सुबह वहीद की जिंदगी का इम्तिहान लिखा जाना था। सवेरा हुआ। वहीद हमेशा की तरह फज्र की नमाज पढ़कर अपने बरामदे में बैठा था, हाथ में पुरानी माला, लबों पर या रहमान या रहीम की तस्बीह। अचानक बाहर शोर हुआ। गांव के कुछ लोग उसकी दुकान की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। एक ने आकर चिल्लाया, अरे वहीद मियाँ, पटवारी जी और कुछ लोग कह रहे हैं आपने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीद की आंखों में हैरत भर गई। मगर ये कैसा इल्जाम है भाई? मेरी तो जिंदगी की पूंजी बस यही 2 गज जमीन है जो वालिद की निशानी है। भीड़ बढ़ती गई और इल्जामों की बौछार तेज होती गई। धोखेबाज, चालबाज, बनावटी नेक इंसान, ऐसे अल्फाज फिजा में गूंजने लगे और वहीद की आंखों में पुरानी बेबसी उतर आई। शाम को शहर से आए नौजवान को भी ये बात पता चली। उसे एक अधूरी रिपोर्ट दी गई जिसमें लिखा था कि अब्दुल वहीद जमीन विवाद में लिप्त हैं और गांव में उनकी इज्जत संदिग्ध है। वो नौजवान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसने वहीद को चुपचाप बुलवाया। वहीद आया, सर झुकाए, बदन पर पुराना कुर्ता और हाथ में झोला। चचा, आपने कुछ गलत किया है क्या? लड़के ने बहुत अदब से पूछा। वहीद की आंखों से एक बूंद टपकी। बेटा, इस उम्र में क्या मैं अपना ज़मीर बेच दूंगा? अगर तू समझता है कि मैंने गुनाह किया है तो बिना सफाई दिए चला जाऊंगा, लेकिन याद रख, नेकी की राह कांटों से भरी होती है। वो लड़का खामोश रहा, मगर उसकी आंखें गवाही दे रही थीं कि उसे यकीन था ये इल्जाम झूठा है। उसी रात उसी नौजवान ने गांव के रिकॉर्ड निकलवाए और कलम लेकर एक कागज पर कुछ लिखने बैठ गया। अगले दिन सुबह जब लोग चौपाल पर जमा हुए तो एक ऐलान हुआ, ऐसा ऐलान जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव की चौपाल पर सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था कि लाउडस्पीकर की आवाज ने सबको चौंका दिया। सभी गांव वासियों से गुजारिश है कि पंचायत भवन के सामने जमा हों, जमीन विवाद पर शहर से आए साहब कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। लोग दौड़ते हुए पहुंचे। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग जज्बात थे। कुछ को तमाशा देखने की बेसब्री थी, कुछ को सच्चाई जानने की। अब्दुल वहीद उस वक्त मस्जिद के कोने में इबादत में मशगूल था। उसे किसी सफाई या तकरार की जरूरत नहीं थी। उसका रब जानता था कि उसका दिल पाक है और बस वही काफी था। इधर पंचायत भवन के सामने वही नौजवान अफसर, जिसका नाम अब गांव वालों ने रईस बाबू रख दिया था, खड़ा हुआ और उसके हाथ में कुछ सरकारी दस्तावेज थे। भीड़ सन्न थी। आज मैं सबके सामने एक बात वाजह करना चाहता हूँ, रईस बाबू ने नरमी मगर मजबूती से कहा। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि अब्दुल वहीद मियाँ ने जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड निकलवाए, असली नक्शे और खसरा नंबर, तो हकीकत कुछ और निकली। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। पटवारी रामविलास का चेहरा जर्द पड़ गया। हरिराम और छेदीलाल की हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। साफ लफ्जों में कहूं, ये जमीन अब्दुल वहीद की पुश्तैनी मिल्कियत है। उन्होंने किसी की 1 इंच जमीन भी नहीं ली। फिजा में कुछ लम्हों की खामोशी छा गई।
मगर उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा न था। रईस बाबू ने कहा, और एक गवाह भी मौजूद है जो इन झूठे इल्जामों का पर्दाफाश करेगा। लोग हैरत में पड़ गए। गवाह कौन था? तभी भीड़ चीरते हुए एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आगे आया। सर पर गंदी सी टोपी, झुकी हुई कमर और सांवले चेहरे पर बुजुर्गी की लकीरें, मगर आंखों में तेज था जैसे किसी जमाने का चश्मदीद। मेरा नाम है नत्थू पहलवान। मैं वही था जिसने 30 साल पहले अब्दुल वहीद के वालिद के हाथों ये जमीन बेची थी, और मेरे पास उसकी रस्मन दस्तावेजी गवाही भी है। उसने कांपते हाथों से एक पुराना लेकिन मोहर लगा हुआ कागज निकालकर सबके सामने लहराया। भीड़ हक्की बक्की। पटवारी वहीं खड़ा रह गया जैसे जमीन खिसक गई हो। रईस बाबू ने फाइल में से नक्शा निकाला, कागज मिलाया। तस्दीक होती है, जमीन वहीद मियाँ की है, और जिसने इन पर झूठा इल्जाम लगाया वो अब कानून का सामना करेगा। गांव में सन्नाटा था, कोई बोल नहीं पा रहा था। वहीद उस वक्त मस्जिद से लौट रहा था। लोगों ने जब देखा कि उसकी पाक दिली की तस्दीक खुद वक्त ने कर दी है तो कई लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। पटवारी रामविलास, जो अभी तक अपनी कलम की ताकत से सबको झुका देता था, अब खुद हाथ जोड़कर वहीद के सामने खड़ा था। माफ कर दीजिए, मेरी नीयत में खोट था, मगर आपकी नेकी ने मुझे बेनकाब कर दिया। वहीद ने सिर झुकाया और बोला, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? अल्लाह ही मालिक है। लेकिन याद रखो, नेकी का रास्ता तंग जरूर होता है, मगर उसका मंजिल हमेशा रोशन होती है। रईस बाबू ने ऐलान किया, इस गांव की पहली लाइब्रेरी वहीद मियाँ के नाम पर बनेगी, ताकि हर बच्चा जाने नेकी कभी जाया नहीं होती। भीड़ में तालियां बज उठीं, मगर वहीद चुपचाप अपने घर की तरफ लौटने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अल्लाह के फैसलों में जो गहराई होती है वो इंसानी सोच से कहीं आगे है। बरसों से चुपचाप सिलाई करते हुए अब्दुल वहीद की जिंदगी जैसे एक सीधी लकीर सी रही थी, जिसमें न कोई शोर था न कोई शिकायत। मगर अब जैसे वक्त खुद उसकी दहलीज पर दस्तक दे रहा था। गांव वालों की नजरों में उसके लिए इज्जत तो पहले से थी, मगर अब उसमें एक अजीब सी मोहब्बत और शर्मिंदगी भी शामिल हो चुकी थी। एक शाम वहीद अपने कमरे में बैठा था, जर्जर सी दीवार के सहारे, हाथ में अपनी माँ की पुरानी इत्तेफाकी तस्बीह लिए हुए। उसकी आंखें नीम रोशनी में दूर कहीं खोई हुई थीं। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही सामने एक शख्स खड़ा था। उम्र कोई 60 के करीब, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और बदन पर सफेद पायजामा व कोट। उसके हाथ में एक फाइल थी और आंखों में बेसब्री। सलाम भाई वहीद, पहचानते हो? वहीद चौंका, फिर गौर से देखा। अरे अली साहब, वो अली हैदर था, वही वकील जो कभी शहर के मशहूर अदालतों में बड़े बड़े केस लड़ा करता था और जो कभी वहीद के साथ एक ही मदरसे में तालीम लिया करता था। मैं बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा था वहीद, अली हैदर ने कहा, और आज जब अखबार में तुम्हारे नाम की खबर पढ़ी तो सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया। वहीद ने उन्हें अंदर बिठाया और थोड़ा पानी पेश किया। क्या बात है अली भाई, इतने साल बाद क्या याद आई? अली हैदर ने फाइल खोली और धीरे से बोला, एक वसीयत है तुम्हारे नाम। वहीद चौंक गया। मेरे नाम? लेकिन किसकी? एक बुजुर्ग औरत थी, फातिमा बी, जो लखनऊ में रहती थीं। कोई रिश्तेदार नहीं था उनका। मैंने उनका केस चलाया था। आखिरी वक्त में उन्होंने कहा था कि अगर उनका बेटा होता तो वहीद जैसा होता। उन्होंने तुम्हारे नाम 5 बीघा जमीन और एक छोटा मकान वसीयत किया है। वहीद की आंखें खुली की खुली रह गईं, मगर मैं उन्हें जानता तक नहीं। मैंने कभी, अली हैदर ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने नहीं जाना, लेकिन उन्होंने तुम्हें देखा था। कोई 15 साल पहले जब तुम लखनऊ में अपने किसी मरीज के लिए चंदा जमा करने गए थे, तुमने उनकी दुकान के बाहर एक फटे हाल बूढ़े को अपनी चप्पल दे दी थी और खुद नंगे पांव लौट गए थे। वो औरत उस रोज वहीं दुकान पर थी। उन्होंने कहा था, ऐसा इंसान ही मेरी दौलत का हकदार है। वहीद की आंखों से आंसू निकल आए। यादें किसी पुरानी दराज की तरह खुल गईं। उसमें धूल थी, मगर सुगंध भी थी। अली भाई, मैं उस वक्त कुछ नहीं सोच रहा था, बस जो दिल ने कहा कर दिया। यही तो नेकी होती है वहीद, अली ने गहरी आवाज में कहा, जो बिना इरादे के की जाए और अल्लाह उसका हिसाब अपने अंदाज से रखता है।
अली हैदर ने वहीद के सामने कागज रखे। बस यहाँ दस्तखत कर दो और कल चलो मेरे साथ लखनऊ। वो जमीन और मकान अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीद की उंगलियां कांप रही थीं, मगर दिल में सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ रब की तरफ से आता है। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो एक बार फिर चौपाल पर चर्चा गर्म हो गई। अब वहीद के सामने वो पटवारी तक सिर झुकाकर चलता था, मगर वहीद अब भी वहीं था, उसी टूटी चारपाई पर बैठा, उसी बरसों पुरानी मशीन पर सीता हुआ और हर रोज तस्बीह करते हुए सिर्फ इतना कहता, नेकी का हिसाब इंसान नहीं करता, रब करता है और उसका हिसाब बहुत बेहतरीन होता है। सुबह की नम हवाओं में लखनऊ की गलियां कुछ अलग सी मालूम हो रही थीं। हर तरफ शहरी चहल पहल, मगर उस भीड़ के बीच वहीद का दिल अब भी उसी गांव के पुराने दरख्तों से बंधा हुआ था। हाथ में छोटा सा बस्ता, सिर पर पुरानी टोपी और साथ में अली हैदर साहब वकील और पुराने दोस्त। जब दोनों लोग कचहरी पहुंचे तो दस्तावेजी तस्दीक पूरी की गई। फिर वे लोग उस मोहल्ले में पहुंचे जहां फातिमा बी का मकान था। एक छोटा मगर सलीकेदार घर, दरवाजे पर पीतल की चिटकनी और खिड़की से झांकती हुई बेलें। अली हैदर ने वहीद को चाबी सौंपी। अब ये सब तुम्हारा है, मगर अंदर कुछ ऐसा है जो मैंने खुद भी आज तक नहीं छुआ। फातिमा बी ने हिदायत दी थी कि तुम आओगे तभी वो चीज तुम्हें सौंपी जाएगी। वहीद ने दरवाजा खोला। अंदर सादगी थी, जैसे किसी फकीर का बसेरा रहा हो। दीवारों पर कुछ तस्वीरें, अलमारी में पुराने किताबों की खुशबू और एक कोने में लोहे का छोटा सा संदूक। वहीद ने धीमे से संदूक खोला। उसमें पुराने दस्तावेजों के साथ एक मखमली कपड़े में लिपटी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी के ऊपर लिखा था, जिसने बिना पहचान के मदद की उसके लिए। वहीद ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। बेटा, जब तूने मेरी आंखों के सामने उस फटेहाल बुजुर्ग को अपनी चप्पल दी थी तो मुझे लगा जैसे रब खुद किसी इंसानी रूप में उतर आया हो। मैं बहुत अमीर थी, मगर उस रोज तेरा जुल्फों से भीगा चेहरा मेरी रूह को झंझोड़ गया। मुझे एहसास हुआ कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि जो बिना उम्मीद के देता है वही सच्चा अमीर है। मेरा कोई नहीं था, मगर उस दिन तुझे देखकर लगा कि अगर मेरा बेटा होता तो तेरी तरह होता, इसलिए ये सब छोड़कर जा रही हूँ तेरे नाम। मगर एक बात और, उस बुजुर्ग की तलाश करना जिसने तुझे उस रोज दुआ दी थी, क्योंकि शायद नेकी का असल मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। वहीद की आंखों में नमी उतर आई। उसे अब वो मंजर याद आ गया, लखनऊ की सड़क पर नंगे पांव चलता हुआ वो दिन, और वो बूढ़ा आदमी जो कांपती आवाज में कह रहा था, बेटा, अल्लाह तुझे कभी मोहताज ना करे। अली हैदर ने देखा कि वहीद की आंखें किसी गहरे समंदर सी गीली हो गई थीं। कौन था वो बुजुर्ग? अली ने पूछा। मैं नहीं जानता, बस इतना याद है कि उसके चेहरे पर एक नूर था और उसने जाते जाते मुझे सिर्फ दुआ दी थी। वहीद को अब एक और मकसद मिल चुका था, उस अनजाने बुजुर्ग को ढूंढना जिसने उसकी नेकी को एक ऐसी दुआ में बदल दिया था जो आज बरसों बाद भी फल दे रही थी। अगले दिन सुबह वहीद एक पुराना सा बैग लेकर लखनऊ की तंग गलियों में निकल पड़ा। पूछता रहा हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान, हर मस्जिद के कोने से, और तभी चौक बाजार के पास एक पुराने हकीम की दुकान के पीछे एक साया बैठा दिखा। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखें जो मानो हर चेहरे को बरसों से पड़ती आ रही हों। वहीद ठिठक गया। दिल ने कहा यही है। वो जबान बोलने से पहले रुक गई, मगर उस बुजुर्ग ने सर उठाकर वहीद की तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराया। आ गए बेटे। आखिरकार चौक बाजार की उस पुरानी गली में हवा जैसे थम गई थी। वहीद के कदम जहां रुके वहां वक्त भी जैसे ठहर गया। सामने बैठा वो बूढ़ा शख्स, झुका बदन, सफेद दाढ़ी, कांपती उंगलियां, मगर आंखें ऐसी जिनमें बरसों की दास्तानें छुपी थीं। वहीद कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे कदमों से आगे बढ़ा और बुजुर्ग के सामने बैठ गया। आप वही हैं ना, जो उस रोज सड़क किनारे? बुजुर्ग मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें न गिला था न शिकायत, बस तस्लीम और सुकून। तू वही है ना जिसने मुझे अपनी चप्पल दे दी थी और फिर बिना कुछ कहे चला गया? वहीद की आंखें भीग गईं, सर झुका लिया जैसे कोई गुनाह कबूल कर रहा हो, मगर बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। तेरी उस छोटी सी नेकी ने मेरा ईमान ताज़ा कर दिया था बेटे। उस दिन मैं सोच रहा था कि दुनिया में इंसानियत मर गई है, लेकिन तेरे उस एहसान ने मुझे जिंदा कर दिया।
वहीद चुप था। दिल की धड़कनों में जैसे कोई पुरानी लय लौट आई थी। आपका नाम? वहीद ने धीमे से पूछा। बुजुर्ग ने नजरें उठाईं। मेरा नाम है गुलाम रसूल। कभी मुरादाबाद के एक बड़े मदरसे में इल्म दिया करता था। फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ छूटता चला गया। बीवी चल बसी, बेटा गुम हो गया और मैं लखनऊ की गलियों में भीख मांगने पर मजबूर हो गया। वहीद की सांसें जैसे रुक गईं। बेटा? आपका बेटा? उसका नाम क्या था? अजीमुद्दीन, मगर बचपन में ही गायब हो गया। किसी मेले में बिछड़ गया था। उसके बाद हर गली हर शहर ढूंढा मगर न मिला। वहीद का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। आपने कभी उसे दोबारा नहीं देखा? नहीं, मगर उसकी एक निशानी अब भी मेरे पास है। गुलाम रसूल ने अपने कुर्ते की जेब से एक पुरानी फटी हुई ताबीज निकाली। लोहे की एक छोटी सी डिबिया जिसमें सूखी हुई कागज की पर्ची थी। ये ताबीज मैंने उसके गले में डाली थी। उसमें उसका असल नाम लिखा है, शायद अब भी। वहीद ने कांपते हाथों से ताबीज खोली। कागज की सिलवटें जैसे रूह को चीरती चली गईं और उस पर लिखा नाम अजीम उद्दीन वहीद। वो एक ही पल था जिसमें जमीन भी घूमी और आसमान भी। वहीद की आंखें भर आईं। अब्बू, आप मेरे वालिद हैं? गुलाम रसूल कांपते हुए उठे। आंखों से बहती लकीरों को पोंछा भी नहीं, बस वहीद को अपने सीने से लगा लिया। वो लम्हा ऐसा था जैसे कायनात रुक गई हो। एक बिछड़ा बेटा, एक टूटा हुआ बाप और उन दोनों के दरमियान बस अल्लाह की रहमत का पुल। सड़कों पर खड़े लोग ठिठक गए, दुकानें चुप हो गईं और वो छोटी सी गली अब रूहानी सजदे का मंजर बन गई थी। गुलाम रसूल रोते हुए बोले, अल्लाह ने तुझसे तुझी को लौटा दिया। देख बेटा, नेकी वाकई कभी जाया नहीं जाती। तूने जिसे चप्पल दी थी वो तेरा बाप निकला और आज वो चप्पल अल्लाह की रहमत बनकर तुझे वसीयत और इज्जत लौटा रही है। वहीद के पास अब अल्फाज नहीं थे, बस दुआ थी और उसके सीने से लगकर कांपता हुआ एक बाप जो अपने बेटे को रब की इनायत समझकर सीने से चिपकाए हुए था। लखनऊ की तंग गलियों से लौटते वक्त अब्दुल वहीद के साथ अब एक वकील नहीं बल्कि उसके खोए हुए अब्बू गुलाम रसूल भी थे। रिक्शे की धीमी रफ्तार में दोनों की खामोशी जैसे एक दूसरे की रूह में उतरती जा रही थी। आंखों में अश्क थे मगर दिल में सुकून, क्योंकि नेकी की राह ने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया था। गांव पहुंचे तो चौपाल पर सब लोग जमा हो गए। कोई जानता नहीं था कि वहीद के साथ कौन है, मगर सब महसूस कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। वहीद ने सबके सामने ऐलान किया, ये मेरे अब्बू हैं, हजरत गुलाम रसूल। बरसों पहले बिछड़ गए थे और अल्लाह ने मेरी एक नेकी के बदले मुझे मेरा खून लौटा दिया। भीड़ सन्न थी। कुछ की आंखें भर आईं, कुछ ने तस्बीह थाम ली, कुछ ने सिर झुका लिया। मगर तभी एक अजनबी शख्स आगे आया, हाथ में कागज, चेहरे पर शिकन और आवाज में तलखी। माफ कीजिएगा, मगर ये जमीन जिस पर स्कूल बन रही है उसका असली वारिस मैं हूँ। भीड़ में फिर हलचल हुई। वहीद ने पलट कर देखा। वो शख्स बोला, मैं हूँ आरिफ हुसैन, फातिमा बी का दूर का रिश्तेदार, और मेरे पास कानूनी दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि जमीन और मकान मेरे नाम वसीयत हुए थे, मगर मेरी गैर मौजूदगी में आपने दस्तखत कर लिए। भीड़ गूंज उठी। अब्दुल वहीद चुप रहा। उसकी आंखें अब भी सुकून से भरी थीं। आपको क्या कहना है? रईस बाबू ने पूछा। वहीद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये जमीन वाकई आपकी है तो मैं आज ही नाम वापस कर देता हूँ। मैं उस घर के लिए नहीं लौटा था, मैं तो बस अपने अब्बू को वापस लेने गया था और अल्लाह ने वो दे दिया जो दस्तावेज नहीं दे सकते। गुलाम रसूल की आंखें भर आईं। उन्होंने वहीद के कांधे पर हाथ रखा। बेटा, ये वही वक्त है जब तेरा इम्तिहान है, मगर देखना, रब तुझे इससे भी ऊंची नेमत अता करेगा। भीड़ में से एक और आवाज आई, रुको, मेरे पास एक और चिट्ठी है, फातिमा बी की आखिरी हिदायत। ये उन्होंने वकील के पास रखवाई थी। अगर आरिफ ने कभी दौलत के लिए दस्तावेज मांगे तो समझना वो इसका हकदार नहीं है। अब हवा पलट गई। वही आरिफ हुसैन जो दस्तावेजों की दुहाई दे रहा था बेनकाब हो गया। रईस बाबू ने साफ कहा, अब कोई सवाल नहीं उठेगा, ये जमीन अब्दुल वहीद मियाँ और उनके वालिद की अमानत है। भीड़ ने ताली बजाई, मगर वहीद बस एक कोने में जाकर सजदे में झुक गया। गांव में स्कूल बना,
नाम रखा गया मदरसा ए गुलाम वहीद। वहीं एक कमरा बुजुर्गों की इबादत और रहने के लिए बनाया गया। गुलाम रसूल वहीं रहते थे और हर बच्चे को कुरान और इंसानियत का सबक देते थे। वहीद ने अब सिलाई का काम छोड़ दिया था, मगर हर उस बच्चे की फीस खुद भरता था जो गरीब था। नंगे पांव स्कूल आता था, जैसे वो खुद एक वक्त हुआ करता था। और जब भी कोई पूछता आपको इतना सुकून कैसे मिलता है, तो वहीद मुस्कुराकर बस इतना कहता, क्योंकि नेकी कभी जाया नहीं होती, वो लौटती है कभी दुआ बनकर और कभी खुदा की रहमत बनकर।